मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको बीए पार्ट सेकंड में सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ सोशल रिसर्च के बारे में जानकारी दूंगी। सामाजिक शोध की प्रकृति वैसे तो वैज्ञानिक है, क्योंकि इस क्रिया में वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है। इसमें हम जो भी अध्ययन करते हैं वो वैज्ञानिक विधि से करते हैं, इसलिए इसका मुख्य जो कार्य जो है वो क्या वैज्ञानिक निष्कर्ष की प्राप्ति कर और सामान्यीकरण तथा नियमों का प्रतिपादन आवश्यक होता है। वैज्ञानिक पद्धति या सामाजिक अनुसंधान कई चरण हैं जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग वह सामाजिक अनुसंधान के कार्य में करता है। सामाजिक अनुसंधान के चरण। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक अनुसंधान के अलग अलग चरण प्रस्तुत किए हैं। अगस्त काउंट ने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में निम्न चरणों का उल्लेख किया है। पहला है विषय का चुनाव, अवलोकन द्वारा, दूसरा है अवलोकन द्वारा तथ्यों का संकलन, तीसरा है तथ्यों का वर्गीकरण, चौथा है तथ्यों का परीक्षण, पांचवा है नियमों का प्रतिपादन। श्रीमती पीवी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति के अलग अलग चरणों का उल्लेख किया है। उन्होंने बताया है कि वैज्ञानिक पद्धति को हम निम्न चरणों में विभाजित कर सकते हैं कि कार्यकारी प्रकल्पना का निर्माण, तथ्यों का अवलोकन एवं एकत्रीकरण एवं लेखन, लिखित तथ्यों का अनुक्रम एवं वर्गीकरण, वैज्ञानिक सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। लुंडबर्ग ने भी अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में वैज्ञानिक पद्धति के विभिन्न चरण बताए हैं। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के जो चरण हैं वो हैं कार्यकारी प्रकल्पना, तथ्यों का अवलोकन एवं लेखन, एकत्रित तथ्यों का अवलोकन एवं संगठन, सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। उपर्युक्त सामान्य समाजशास्त्रियों द्वारा दिए गए वैज्ञानिक पद्धति के चरणों को दृष्टिगत रखते हुए सामान्यतः अनुसंधान के निम्न चरणों का उल्लेख हम कर सकते हैं, या हमें अनुसंधान कार्य करते समय निम्न चरणों का प्रयोग करते हुए ही अनुसंधान कार्य संपादित करना पड़ता है। तभी हमारे जो निष्कर्ष होते हैं वो वैज्ञानिक और सही होते हैं। इसमें सबसे पहला जो चरण है वो है समस्या या विषय का चुनाव। किसी भी शोध कार्य का, अनुसंधान कार्य का पहला महत्वपूर्ण जो चरण है वो है समस्या का चुनाव। सबसे पहले विषय से संबंधित या मतलब कि समस्या का चुनाव किया जाता है। उस चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रख के अध्ययन के बारे में हम आगे अन्य चरणों का प्रयोग करते हैं। दूसरा है संबंधित साहित्य का अध्ययन। जिस भी हम विषय का चुनाव करते हैं तो उसके बारे में हमें पूर्णतः जानकारी या एक उस विषय के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारा मुख्य कार्य होता है कि उससे संबंधित जहाँ जहाँ हमें जो कुछ मिलता है उसका हम अध्ययन करें, और उसके लिए हम विभिन्न पुस्तकों का, शोध कार्यों का और इसके अलावा विभिन्न उस पहले किए गए इस विषय से संबंधित पहले किए अध्ययन, इन सब का जो है हम प्रयोग करते हैं, या इन सब के अध्ययन के द्वारा समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर है इकाइयों का निर्धारण। जब भी हम किसी समस्या का चयन करते हैं, उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन करके हमने विषय का चुनाव कर लिया है, अब हमें उसके किन पहलुओं पर अध्ययन करना है ये जानकारी प्राप्त करना भी बहुत आवश्यक होता है। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विभिन्न जो इकाइयाँ हैं उनका हमें निर्धारण करना पड़ेगा कि हमें किन किन पहलुओं पे, क्योंकि किसी भी समस्या के कई बार समाज जो है इससे संबंधित समस्याओं का क्षेत्र जो है बहुत व्यापक होता है, और कोई एक व्यक्ति किसी भी समस्या के सारे पहलुओं का या सारी इकाइयों का अध्ययन नहीं कर सकता है।
कम साधनों में, कम संसाधनों में, कम समय में और तो नहीं कर सकता है। तो हमें जो है निश्चित इकाइयों का चयन करना पड़ेगा। अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण कि हमें कहाँ, जहाँ समस्या है किस क्षेत्र में है। समाज तो बहुत बड़ा है और हम अपने सारे समाज का अध्ययन एक साथ एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, तो हमें अपने अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करना पड़ेगा। अध्ययन का क्षेत्र का निर्धारण जैसे कि हम एक शहर का कर सकते हैं, एक रीजन का कर सकते हैं, या जहाँ पे हमारे जो है सूचनादाता उस विषय से संबंधित प्राप्त होंगे वहीं पे हम उस अध्ययन के क्षेत्र का चयन करेंगे, जहाँ पे हम आसानी से और साधन उपलब्ध हों। इस प्रकार से हम अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। फिर है सूचनादाताओं का चुनाव। किसी भी विषय में, समाजशास्त्र में किसी भी विषय पे अध्ययन करते हैं तो उनसे संबंधित, उस समस्या से या विषय से संबंधित जो हमारे जो तथ्य हैं वो कौन होते हैं? सूचनादाता। सूचनादाता यानी मनुष्य, हम जीते जागते मनुष्य जो है वो सूचनादाता होते हैं। अब हमें उनका चयन करना भी आवश्यक है कि हम किन हम जो है वो किसी भी विषय पर अध्ययन करते समय उससे जुड़े हुए सारे व्यक्तियों से संपर्क नहीं कर सकते, तो हमें सूचनादाता का चयन करना पड़ेगा। इसके लिए हम सैम्पलिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और सैम्पलिंग, जब मैं आपको आगे सैम्पलिंग के बारे में बताऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि सैम्पलिंग के या निदर्शन के कौन कौन से तरीके हैं। लेकिन अभी हम ये कह सकते हैं कि हमें बहुउद्देशीय प्रणाली या मतलब अन्य प्रणाली से हम सूचनादाता का चयन कर सकते हैं। दूसरा, हमें सूचनादाता के चयन के समय ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे सूचनादाता समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करें। उसमें हमें उनके शैक्षणिक योग्यता का भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मतलब कि कम से कम आर्थिक स्थिति से लेके उच्चतम आर्थिक स्थिति वाले, कम से कम शिक्षा से लेके उच्चतम शिक्षा वाले, सामाजिक बैकग्राउंड में भी इन सब चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए ही हमें सूचनादाताओं का चुनाव करना पड़ेगा, जिससे कि हम समाज के हर वर्ग की से सूचना प्राप्त कर सकें और हमारे अध्ययन में वैश्विकता आए। हम कोई चीज़ छूटे नहीं हमारे अध्ययन में। इसके लिए हमें उससे जुड़े हुए प्रत्येक सूचनादाता से हम संपर्क नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितने सूचनादाता हैं उनको अलग अलग उनके आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर, उम्र के आधार पर, लिंग के आधार पे, इस प्रकार से हम उनको अलग अलग भागों में विभाजित करके सभी वर्ग के सूचनादाताओं से हम सूचनाएं प्राप्त करके और अपने अध्ययन को वैज्ञानिकता प्रदान कर सकते हैं। सूचना के स्रोत एवं अध्ययन प्रविधियों का निर्धारण। हमारे सूचना के स्रोत जो हैं, एक तो जो है सूचनादाता ही होते हैं या समाज के जो सदस्य होते हैं समस्या से संबंधित वो होते हैं। इसके अलावा विभिन्न साहित्य और हम जो अवलोकन करते हैं, हम वो वहाँ पे जाके जो देखते हैं सूचनादाताओं के मध्य में, वो सब भी सूचना के स्रोत के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हमें कौन सी अध्ययन विधि का प्रयोग करना है, हमारी समस्या के चयन के बाद हम उस वैज्ञानिक विधि से हम उस समस्या के अध्ययन के लिए किस विधि का निर्धारण करें। उसके लिए मतलब कि हम प्रश्नावली का निर्माण कर सकते हैं, अनुसूची पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं, प्रश्नावली पद्धति का प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हमारे सूचनादाता कम हो तो हम वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। इस प्रकार से अलग अलग अध्ययन पद्धतियों का निर्धारण किया जाता है। फिर है प्रविधियों का पूर्व परीक्षण। हमने अगर अध्ययन प्रविधि का निर्धारण किया है कि हम प्रश्नावली के द्वारा जो है सूचनाएं प्राप्त करेंगे सूचनादाता से या अनुसूची के द्वारा करेंगे, तो हम एक बार जो है थोड़ी सी सूचनादाताओं के ऊपर अपनी उस विधि का परीक्षण कर लेते हैं कि हमारी ये विधि सक्सेस होगी या नहीं होगी।
जिससे कि हमें अब आगे चल के हमारे अध्ययन में कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। तथ्यों का अवलोकन व संकलन। उपर्युक्त सारी प्रोसेस को अपनाने के बाद में, सूचनादाताओं से सूचनाएं प्राप्त करने के बाद में, हम विभिन्न तथ्यों को एकत्रित कर लेते हैं। जिस विधि का भी हम प्रयोग करते हैं सूचना प्राप्त करने के लिए, उस विधि के द्वारा हम और स्वयं भी अवलोकन करते हैं, तो अवलोकन और संकलन के द्वारा उनको एकत्रित कर लेते हैं सारे तथ्यों को संकलन केवल करने मात्र से हमारा अनुसंधान कार्य पूरा नहीं होता है। इसके बाद का अगला चरण आता है तथ्यों का संपादन, संकेतन, वर्गीकरण एवं सारणीय। हमने जो तथ्य लिए हैं वो सब बिखरे हुए होते हैं, वो अव्यवस्थित होते हैं। कुछ हमें ऐसी सूचनाएं भी प्राप्त होती है जो हमारे अध्ययन में आवश्यक नहीं होती है या अध्ययन के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो हम सबसे पहले तो तथ्यों का संपादन करते हैं। कौन से तथ्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कौन से तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, उनको अलग अलग छांटते हैं। उसके बाद में हम उनको तथ्यों को विभिन्न जो है वो संकेतों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। उनको एक अलग अलग नाम देते हैं, अलग अलग वर्ग में उनको हम विभाजित करते हैं। उसके बाद में अगला चरण होता है इसी में वर्गीकरण। समान तथ्यों को एक जगह एकत्रित करना, असमान तथ्यों को एक दूसरे से अलग करना, उनको एक क्रम से जमाना, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनको हमें जो प्रारंभ में और उससे कम महत्वपूर्ण इस प्रकार से क्रम से उनको रखते जाना, एक दूसरे से संबंधित तथ्यों को एक दूसरे के पास में रखना, ये सब वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद आता है सारणीयन। सारणीयन यानी विभिन्न टेबल्स के द्वारा या सारणियों के द्वारा हम अपने तथ्यों को जो है वो प्रदर्शित करते हैं कि हमने जो जिस विधि से अध्ययन किया था उसका हमारा रिजल्ट क्या आया है, सारणीयन किया जाता है। उसके बाद में है तथ्यों का विश्लेषण व विवेचन। सारणीयन के बाद में, टेबुलेशन के बाद में अगला चरण जो होता है वो उनका विश्लेषण होता है और उनका विवेचन होता है। और उससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मतलब कि हमने जो अध्ययन के जो रिजल्ट्स हैं वो पता चलते हैं, और उसमें ये भी पता चलता है कि समस्या कहाँ है, उसके कारण क्या हैं और हम उसके क्या निवारण कर सकते हैं। फिर उसके बाद में सामान्यीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन। ये सब कार्य संकेतन, संपादन, सारणीयन, तथ्यों का विश्लेषण, विवेचन, इसके बाद में हमारा अंतिम चरण होता है कि उसको संपूर्ण समाज पर हमारे अध्ययन को लागू करना या सामान्यीकरण करना। अगर संपूर्ण समाज पे लागू नहीं हो रहा है तो एक निश्चित भूभाग के क्षेत्र पे जहाँ पे हमने अध्ययन किया है वहाँ पे उसका सामान्यीकरण करके और नियमों का प्रतिपादन करना कि ये परिस्थिति होती है तो ऐसा। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष का, जैसे आप धौलपुर विशेष का कर रहे हैं, आपने ले लिया कि धौलपुर नगर में जो है वो मोहल्लों और कॉलोनियों में जनसंख्या वृद्धि का अनुपात, हमने जो अध्ययन किया, सारे अध्ययन के बाद जो रिजल्ट निकला उसको हम सामान्यीकरण करेंगे तो हमारे रिजल्ट लगभग ऐसे भी आ सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में, जिन मोहल्लों या कॉलोनियों में शिक्षा का अनुपात सही है वहाँ पे लोग जनसंख्या वृद्धि दर कम है, अपेक्षाकृत जिन क्षेत्रों के निवासियों में शिक्षा की दर कम है वहाँ पे जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को ज़्यादा मिलती है। आर्थिक स्थिति पे भी हम सामान्यीकरण कर सकते हैं कि हम देखेंगे कि गरीब तबके में या आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर होती है उन परिवारों में हमें जनसंख्या वृद्धि की दर ज़्यादा देखने को मिलती है अपेक्षाकृत आर्थिक स्थिति अच्छी होने वाले सुदृढ़ परिवार, अच्छी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति वाले परिवारों की तुलना में। शिक्षा
शिक्षित परिवारों में हमें जनसंख्या वृद्धि दर कम देखने को मिलती है, अशिक्षित परिवारों में हमें जनसंख्या। तो इस प्रकार से हम सामान्यीकरण किसी भी विषय में, जिस विषय पे हम अध्ययन करते हैं उस पे हम सामान्यीकरण करके नियमों का प्रतिपादन करते हैं। मैं डॉक्टर नीरजा शर्मा, BA एसोसिएट प्रोफेसर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र। आज मैं आपको BA पार्ट 3 के पेपर 2 में